कुछ बच्चे आना चाहते हैं तो आने देते हैं। So let's start today's session. We are having last class we have completed till 11th sitch. So today we had the target to complete perquisite. So we are starting right now with perquisite. Perquisite को भाई स्टूडेंट्स बहुत हवा में लेते हैं कि भैया बहुत टफ टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक है। ये इतना कोई टफ टॉपिक तो है नहीं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और थोड़ा सा लेंदी है। इसके अलावा इसमें कुछ भी पंचायत नहीं है। परक्विजिट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज एग्जेम्प्टेड परक्विजिट, अनदर इज टैक्सेबल परक्विजिट। एग्जेम्प्टेड परक्विजिट मतलब वो परक्विजिट जो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी और इसमें कोई 10-12 पॉइंट नोट कर लो। पहला पॉइंट है इसमें रिफ्रेशमेंट। यदि ऑफिस में आपको रिफ्रेशमेंट मिलती है, चाय नाश्ता पानी मिलता है, तो इतना तो यार तुम्हारा हक बनता है यार ये चाय पिलाए तो उसको भी जोड़ेगा। तो दिस इज नॉन टैक्सेबल। लेकिन तुम्हें बता दूं बॉस, चाय पिलाए, कॉफी पिलाए, जूस पिलाए, पाव भाजी खिलाए, डोसा खिलाए, बिस्किट खिलाए या फ्रूट्स खिलाए, ये सब तो जोड़ में नहीं आएगी। लेकिन यदि बॉस ने आपको दारू पिला दिया ना, तो यू नो द कॉस्ट ऑफ दारू। तुमसे अच्छा कौन जानता है? हाँ, दारू कितनी महंगी चीज है तुम्हें पता ही है। यदि आज तुम एक मलेशिया की ट्रिप मार के आओगे तो तुम्हारा ट्रिप में 1 लाख का खर्चा और 1 लाख में दारू का खर्चा, मतलब 2 लाख का खर्चा हो जाएगा। तो तुम्हें तो पता ही है सब तुमसे क्या छुपाया है। तो फाइनली दारू को लेके लॉ थोड़ा सा बोलता है नो नो, दिस इज नॉट रिफ्रेशमेंट एंड दिस इज टैक्स। तुम्हें बहुत दुख हुआ सुन के, बट यही लॉ है, यही नियति है, क्या करेंगे। आगे बढ़े। फ्री मील, यदि कंपनी आपको मुफ्त में खाना दे रही है तो लॉ बोलता है यार 50 रुपए का खाना। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और निर्मला सीतारमन जी को पूछो यार, 50 रुपए में कौन सा खाना आता है जो एक शरीफ इंसान खा सकता है। तो लॉ बोलता है भाई देखो हमारा तो यही है, 50 रुपया तक खाना एग्जेम्प्टेड है। तो पूछा गया यदि 80 रुपए का खाना हो जाए तो लॉ साइलेंट है। अलग अलग किताबों में अलग अलग व्यू है। तो जो मैं व्यू मानता हूँ वो मैं आपको बता दूं कि यदि 80 रुपए का खाना मिले तो 50 रुपए तक एग्जेम्प्टेड है, 30 रुपीज टैक्सेबल है। किसी किताब में ऐसे आ जाए कि 50 रुपए के ऊपर होते पूरा टैक्सेबल है, तो सुन लेना, मानना मत। 50 रुपए तक ये एग्जेम्प्टेड है एंड 30 रुपीज विल बी टैक्सेबल। आगे बात करें। बॉस यदि आपको फ्री में राशन दे तो भैया टैक्सेबल हो जाएगा। देखो फ्री में खाना दिया, पका के चावल दिया तो एग्जेम्प्टेड है, और अनपका चावल दे दिया मतलब राशन दे दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आर्म्ड फोर्स पर्सनल को फ्री में राशन मिलेगा तो एग्जेम्प्टेड। वाह। यदि बॉस ने अपना ही प्रोडक्ट एम्प्लॉय को सस्ते में दे दिया, हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते जिसका हमारा मेकिंग कॉस्ट है 25,000 रुपया, मार्केट में बेचते हैं 50,000 रुपए। अपने एम्प्लॉय को हमने वो 32,000 में दे दिया, 32,000, मार्केट रेट से बहुत ज्यादा सस्ता, 50 की जगह 32। तो ह्यूज परक्विजिट मिला एम्प्लॉय को, परंतु दिस इज नॉन टैक्स। कन्वेंस फैसिलिटी फ्रॉम ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, एग्जेम्प्टेड। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, एग्जेम्प्टेड। ट्रेनिंग कॉस्ट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एग्जेम्प्टेड है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी परक्विजिट दे, कोई भी परक्विजिट, इफ इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वर्किंग आउटसाइड इंडिया, तो जैसा आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 में उसके सारे अलावेंसेज इन सारे परक्विजिट एग्जेम्प्टेड है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन ये तो काम का नहीं है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी यदि आपको ऑफिस में दिया जाए या मेडिकल फैसिलिटी कोई ऐसी हॉस्पिटल में दिया जाए विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी अपने बॉस का ही हॉस्पिटल है यार, चल चलते इलाज करवाते आते हैं, तो दिस इज एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। नेक्स्ट, medical insurance premium paid by employer, this is an exempted perquisite. To be noted, यदि एम्प्लॉयर आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फैसिलिटी देता है तो दिस इज टैक्सेबल। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यदि आपकी फैमिली को इंश्योर करता है, आपको और आपकी फैमिली को इंश्योर करता है, तो दैट इज एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। बॉस यदि आपको पीरियोडिकल और जर्नल्स देता है या किताबें खरीद के देता है कि जा पढ़, थोड़ा सा मोरल ऊपर कर, थोड़ी सी नॉलेज ऊपर कर, तो दिस इज एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट।
बॉस यदि आपको टेलीफोन फैसिलिटी देता है, मोबाइल फैसिलिटी देता है, इंटरनेट फैसिलिटी देता है, तो दिस शैल बी एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, यदि आपको फ्री एजुकेशन मतलब एम्प्लॉय को फ्री एजुकेशन दे रहा है, तो दिस इज एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट टू बी नोटेड। आप सीए पास करके बॉस के यहाँ जॉब करने गए, 2 साल आपने बॉस के साथ जॉब किया, फिर बॉस को आपने बोला यार मैं जॉब छोड़ूंगा। बॉस ने बोला क्यों छोड़ेगा भाई, तेरे जाने से मेरी कंपनी कैसे चलेगी? तो आपने बोला नहीं यार, अब मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए करूंगा। तो बॉस ने बोला एग्जीक्यूटिव एमबीए क्या होता है? बोला 1 साल का कोर्स होता है, मेरे को करना होता है। बॉस बोला यहीं पे बैठ के करना। बोला यहाँ पे नहीं होता साहब, कॉलेज में जाना पड़ता है। बोला जा जा, सब मैं स्पॉन्सर करूंगा जा, लेकिन कंपनी छोड़ने का नाम बोला। तो आपके एग्जीक्यूटिव एमबीए में जो 40-50 लाख का खर्चा लगाओ, सारा का सारा खर्चा बॉस ने बियर किया। तो दिस इज एन एंटायरली एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। नहीं, अरे अंगूठे उठा नहीं रहे हो यार, चुटिंगबाज। हाँ, जैसे ऐसे बातें कर रहे हो जैसे लगता है सब पता ही था। हाँ, झूठे थे के। हाँ, कभी सोचा भी था ये सब कि सीए के बाद बॉस मेरा एग्जीक्यूटिव एमबीए कराएगा? ये तो मैंने तुम्हें सपने दिखाए हैं, और तुम अंगूठे उठाने में छी 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 छी। तो बॉस ने ये ट्रेनिंग फैसिलिटी कराया, ये एग्जाम्प्टेड परक्विजिट। लेकिन बॉस वही आपके बच्चे का यदि एमबीए का खर्चा स्पॉन्सर कर दे, तो लॉ की बुद्धि देखो। लॉ बोलता है अब भैया 1000 रुपए के अंदर हुआ है, तो उसको पूछो भाई 1000 रुपए के अंदर कौन सी पढ़ाई होती है? आज की मैंने भी पता लगाया, तो गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे फ्री वो सब मिलता है ना, फ्री मील, वहां पे भी 400 रुपया पर मंथ फीस है यार। हाँ, और प्राइवेट स्कूल की तो आपको फीस पता ही है। लेकिन लॉ देखो क्या बोलता है, 1000 रुपए तक यदि फीस है तो एग्जेम्प्टेड है, और 1000 से ऊपर होते फुल्ली टैक्सेबल। तो सीधा बोल दो भाई साहब फुल्ली टैक्सेबल है, क्या है ये सब बोल दो। तो एम्प्लॉय को यदि कोई चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है अप टू ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड, नो नो अपर लिमिट ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जितने भी टाबरे हो 7 8 17 18, सारे के सारे बच्चे यदि बॉस के खर्चे पे पढ़ाई कर रहे हैं, और यदि 1000 रुपए के अंदर की फीस है तो एग्जाम्प्टेड है। लेकिन यदि 1100 रुपए फीस होती तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये एकेडमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत पूछता है 900 रुपया हुआ तो 1100 रुपया हुआ तो। रियलिटी में कौन सा 1000 के अंदर एजुकेशन होता भाई? 1000 पर मंथ के अंदर कौन सी एजुकेशन होती है? नेक्स्ट, लेकिन एकेडमिकली बहुत इंपॉर्टेंट। हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटी बॉस देता है, तो दैट इज एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। यदि बॉस ने आपको कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए दे दिया, जा घर पे ले जा, आप उसमें ऑफिस का भी काम करते हो, घर का भी काम करते हो, तो दैट इज एन एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। Rent free accommodation provided to High Court or Supreme Court judges is an exempted perquisite, and rent free furnished accommodation provided to official of parliament, it is an exempted perquisite. I hope ये सब बातें क्लियर होती। okay. तो इसमें 16-17 पॉइंट लिखे हुए, आपको कोई भी 7-8 पॉइंट तो एट ए टाइम याद रहेंगे, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़े। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का डेफिनेशन कोई काम का डेफिनेशन नहीं है। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि ये डेफिनेशन आप इस साल एग्जाम में पढ़ के जाओ। इस साल एग्जाम में पूछ सकता है, 5% चांस है। अगले साल एग्जाम में जरूर पूछेगा, 95% चांस है। सर हम लोग अगले साल का क्यों पढ़े? इस साल पूछ सकता है, 5% चांस है। इसके पहले स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का पूछने का 0% चांस था। इस साल सिर्फ तुम्हारे एग्जाम में 5% चांस है। इसके पहले कम से कम 25 टर्म से मैं बोल रहा हूँ, इससे पूछने की 0% चांस है। इस बार बोल रहा हूँ 5% चांस है। तो इट्स अ मटेरियल मैटर एज पर मी। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय उसे कहते हैं जिसका इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। या तो वो अपनी कंपनी का डायरेक्टर हो, या फिर वो कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ओन करता हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब या तो उसका कंपनी में 20% और मोर वोटिंग पावर हो, 20% और मोर वोटिंग पावर हो, और या फिर उस बंदे की ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी मतलब सैलरी बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो या फिर उस एम्प्लॉय की ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 50,000 पर एनम से ज्यादा। ज्यादा हो नहीं, 50,000 पर एनम से ज्यादा हो। तो यदि आपकी सालाना सैलरी 50,000 रुपया है,
तो यू आर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और यदि आपकी सालाना सैलरी 51,000 है तो यू आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये डेफिनेशन इसीलिए कचरा थी कि भाई काहे बता रहे हो, बोलो ना सारे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। तो यदि सभी की सैलरी साल की 50,000 से तो ज्यादा होगी, तो जब सभी एम्प्लॉय की सैलरी साल की 50,000 से ज्यादा होगी तो सभी की सभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाए। फिर क्यों ये पंचायत कर रहा है, ही मस्ट बी द डायरेक्टर। फिर बोलता है या फिर 20% मोर वोटिंग पावर। फिर बोलता है या फिर उसका सैलरी 50,000 से ज्यादा हो साल की। तो साल की सैलरी तो 50,000 से ज्यादा होगी ना, इसलिए ऑल एम्प्लॉय आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो सर आप इस डेफिनेशन को इस साल क्यों बोल रहे हो इम्पोर्टेंट है? इस साल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 50,000 का जो बकवास डेटा है ना, वो अगले साल निर्मला जी ने पढ़ा के इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, 4 लाख रुपया कर दिया। तो अभी भी वो बकवास ही है, क्योंकि 4 लाख रुपया भी बहुत ही छोटी सी सैलरी है। तो भी चलो मूवमेंट तो आया इसमें, इतने सालों से तो मूवमेंट ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है उन्हें नजर आ जाए कि यार ये पूछ लेते हैं। तो भैया हम लोग को एग्जाम में क्या लिखना है, 50,000 की 4 लाख। देखो भैया अभी बताया ना ये कि इस साल 50,000 ही है, अगले साल 4 लाख हो रहा है। असेसमेंट ईयर 25-26 में ये 50,000, असेसमेंट ईयर 26-27 में ये 4 लाख हो जाए। ठीक है, ओके। अब आइए अपना आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या हुआ? अरे सुन रहे हो क्या, बॉस ने आपको घर दिया रहने के लिए, रेंट फ्री, जा रह ले, रेंट वेंट नहीं देना। तो ये तो बहुत बड़ी परक्विजिट हो गई। तो यदि ये परक्विजिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिले तो इट इज फुल्ली एग्जाम्प्टेड। यदि ये परक्विजिट ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट को मिले तब भी एग्जाम्प्टेड है। लेकिन ये परक्विजिट इन दोनों को छोड़ते और किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले, यानी आप पंजाब नेशनल बैंक में काम करते हो और आपको ये फैसिलिटी मिल गई, तो आप पीएसयू में काम करते हो आपको फैसिलिटी मिल गई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यदि ये फैसिलिटी मिलती है तो लाइसेंस फी शैल बी टैक्सेबल, और लाइसेंस फी आपको एग्जाम में दिया रहेगा। इट विल बी प्रोवाइडेड इन द सम, ओके, इट विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन पेपर। यदि इसको छोड़ के और कोई एम्प्लॉय है, अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लाइसेंस फी एग्जाम्प्टेड है कि टैक्सेबल है, क्या सुना, लाइसेंस फी टैक्सेबल है। अब परक्विजिट शुरू हो गया, अब इसमें एग्जाम्प्टेड वर्ड नहीं आएगा, अब आएगा इतना टैक्सेबल है। अलावेंस में क्या सुन रहे थे, इतना एग्जाम्प्टेड है, अब यहाँ पे क्या सुनोगे, इतना टैक्सेबल है। तो यहाँ पे लाइसेंस फी इज टैक्सेबल। अदर एम्प्लॉय हुए तो भैया हम लोग पूछेंगे कौन सा घर है, एम्प्लॉयर का ओन्ड है कि हायर्ड है। यदि एम्प्लॉयर का हायर्ड है ना, तब तो फिर सैलरी होगी, आरएफए की वैल्यू होगी 10% ऑफ सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर, और सॉरी सॉरी 10% ऑफ द सैलरी, और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, इतना टैक्सेबल। बट इफ द हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो फिर हम ये पूछेंगे कौन सी सिटी में घर दिया, कौन से शहर में घर दिया। यदि उस शहर की पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 15 लाख, तो फिर उसकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट हो जाएगी 5% ऑफ सैलरी। यदि उसकी सिटी की पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा लेकिन 40 लाख के अंदर है तो 7.5% ऑफ सैलरी। यदि उसकी सिटी की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी। तो ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी सिटी में दिया गया। लेकिन उससे पहले ध्यान रख लेना एक बात बहुत जोर से, क्या, कि यदि हाउस हायर्ड है तो सिटी की पॉपुलेशन नहीं देना, हाउस यदि ओन्ड है तो सिटी की पॉपुलेशन देना है। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा ये ध्यान रखना है, जो सिटी की पॉपुलेशन देख रहे हो कि 15 लाख के अंदर है कि 15 से 40 है कि 40 से ऊपर है, ये इसलिए 2011 का सेंसस देखना, 2008 वाला सेंसस कोई काम का नहीं, 2011 का सेंसस देखना। ओके, अच्छा यहाँ पे जब आपने बताया 5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी या 10% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी मतलब क्या? तो लॉ बोलता है यहाँ पे सैलरी मतलब बेसिक DA forming the part of retirement benefit plus all taxable monetary payment excluding perquisite। तो जितने भी आपके मॉनेटरी पेमेंट है, बेसिक, DA, बोनस, फीस, कमीशन, कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन प्रॉफिट, एन्युटी, कुछ भी सब ऐड कर दीजिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, हॉस्टल अलावेंस, टिफिन अलावेंस, ट्रैवल अलावेंस, बॉर्डर अलावेंस, ट्रैवल अलावेंस, सब ऐड कर दीजिए टैक्सेबल पार्ट।
परक्विजिट मत लीजिए, पीएफ मत लीजिए, सबको जोड़ जाड़ के आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ आरएफए, और उस सैलरी का 5%, 7.5% एंड 10% विल बी टैक्स। लेकिन ये जो सैलरी निकाल रहे हैं, वो सैलरी निकालते समय आप लीव इनकैशमेंट नहीं जोड़ेंगे, ग्रेचुटी नहीं जोड़ेंगे, और कम्यूटेड पेंशन नहीं जोड़ेंगे, एडवांस सैलरी नहीं जोड़ेंगे। क्या क्या नहीं जोड़ेंगे? एडवांस सैलरी नहीं जोड़ेंगे, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी, कम्यूटेड पेंशन नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब जोड़ेंगे। यदि आपको 2 एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है तो दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी कंपाइल करेंगे। भाई मैं इस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा हूँ और पुराने एम्प्लॉयर की पेंशन मिल रही है, दोनों जोड़ के टैक्स, दोनों जोड़ के सैलरी निकालेंगे। सर अभी तो आप बोले पेंशन नहीं लेंगे, वो मैंने कम्यूटेड पेंशन बोला था, अनकम्यूटेड पेंशन तो लेंगे। जो आपको घर दिया जा रहा है उसकी फेयर रेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी म्युनिसिपल वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आपकी कितनी सैलरी है। तो भले ही आपको 2 रूम का फ्लैट दिया जाए या आपको 10 रूम का फ्लैट दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस इतना पूछेंगे भाई कौन सा फ्लैट दिया, ये सब मत बोलो, बस इतना बोलो तो हर सैलरी कितना है, बोला सर मेरा सैलरी तो 50 लाख है। और कौन सा शहर है? सर बेंगलोर में काम करते हैं। तो 50 लाख का 10% 5 लाख टैक्सेबल। बोला सर 1 रूम का फ्लैट दिया बॉस ने, बोला 5 लाख टैक्सेबल। बोला सर वैसा घर 20,000 में मिल जाएगा, साल का 2,40,000 मैक्सिमम रेंट होता है, 5 लाख टैक्सेबल, खत्म। फेयर रेंट से मतलब ही नहीं है। और उधर यदि आपने बॉस ने आपको बहुत महंगा घर दे दिया है जिसमें डुप्लेक्स उपलेक्स पूरा पेंटा हाउस सब दे दिया है, तब भी वही 10% ऑफ सैलरी। ओ तो बहुत ही गलत बात है। यही बात है भाई, सैलरी फ्रॉम ऑल सोर्सेस शैल बी एग्रीगेटेड। और जब जब आरएफए मिला ना, तब तब की सैलरी नहीं लेंगे। तो जब जब आरएफए ऑक्यूपाई हुआ ना, तब तब की सैलरी लेंगे। तो बॉस ने दिया आपको 1 जुलाई को आरएफए दिया, लेकिन आपने ऑक्यूपाई 1 सितंबर को किया, तो 1 सितंबर से मार्च 9 महीने की सैलरी हम लोग जोड़ेंगे। 1 सितंबर से मार्च 7 महीना होता है, 7 मंथ्स की सैलरी हम लोग जोड़ेंगे। बात क्लियर? okay. okay. यदि आपको बॉस ने 1 से ज्यादा घर दे दी, क्या होगा? बॉस बड़ा दिल वाला है, बोलता है कितना घर चाहिए? हमने बोला 2 घर चाहिए। तो बोला ठीक है 2 घर ले लो। क्या करोगे 2 घर? तो बोले हम रहेंगे, अपने पापा मम्मी को रहेंगे। बोला साथ में रह लो। बोला अच्छा वाला बहुत होता है, पापा मम्मी अलग रहेगा, हम अपना अलग रहेगा, तो हमको 2 घर दीजिए। तो बॉस ने आपको 2 घर दे दिए। बॉस आपको 4 रूम का एक फ्लैट देने वाला था, अब बोला नहीं 4 रूम का फ्लैट नहीं चाहिए, 2 रूम का एक फ्लैट दीजिए मैं तो हावड़ा में, और 2 रूम का एक फ्लैट दीजिए मैं तो कैलकाटा में। पापा मम्मी हावड़ा में रहेगा, हम कैलकाटा में रहेगा। बहुत झल्ला करता है। बोला अच्छा ठीक है। तो वही बॉस ने आपको 4 रूम फ्लैट दीजिए, 2 रूम के 2 फ्लैट दे दिए। लॉ बोलता है इस बार 10% ऑफ सैलरी फॉर बोथ द हाउस शैल बी टैक्सेबल। मतलब 20% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा ये तो बड़ा, तो फैमिली तोड़ो मत, फैमिली साथ में रखो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो 10% ऑफ सैलरी की जगह 20% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल यदि आपको 1 से ज्यादा घर दे दिया। लेकिन यदि आपको 1 से ज्यादा घर दिया गया है, because you have been shifted from one city to another city, in that case law provides you a leniency कि 90 days, 3 months तक, 90 days तक आपका कोई एक हाउस टैक्सेबल होगा आपकी चॉइस में। Though you are occupying 2 houses, one in Kolkata, another in Mumbai, because you have been shifted from Kolkata to Mumbai, but the law says for the time being any one house shall be taxable at your choice। तो आपकी चॉइस पे 90 डेज लिए कोई एक हाउस टैक्सेबल होगा, लेकिन आफ्टर 90 डेज आपको एक हाउस सरेंडर कर देना चाहिए। यदि आपने हाउस सरेंडर नहीं किया, दोनों हाउस पे आप रह रहे हो, तो फिर आफ्टर 90 डेज बोथ द हाउस शैल बी टैक्स। बात क्लियर? यानी 10% ऑफ सैलरी इनटू 2 हाउसेस। हम लोग आगे अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक का नाम है रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। मैं तुम्हें बता दूं, पढ़ते समय 2 मिनट वापस से सुन लो। तुम्हें जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें लग रहा हाँ मुझे सब याद है, तो ऐसा जैसे ही आपके मन में फील आता है ना कि ऐसा मुझे सब याद है, वैसे मैं बताऊं क्या होता है, ध्यान भटकता है। बिकॉज वंस यू फील कि मुझे सब आता है, तो आपका फोकस डी फोकस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि आपको सब आता है, गुड, आपको सब आता है, बहुत अच्छी बात है। आप साथ साथ बोलिए,
देन यू विल बी 100% फोकस। पढ़ते समय फोकस कैसे मेंटेन करें ना, ये बहुत बड़ी आर्ट है। तो यदि आपको नहीं आता तब तो आपका फोकस है, आप आंखें बड़ी कर लेते सुन रहे हो, अरे यार क्या क्या बता रहा है। और यदि आपको ये सब आता है, 99% चांस आपको ये सब आता है, यदि आपको ये सब आता है तो आप बोल बोल के पढ़िए, और जो आपको नहीं मिले वहां पे अंगूठा लगाइए। अंगूठे लगाने से मतलब है कि आप अभी सोए नहीं हो, अभी जिंदा हो। ओके, अभी तुझ में कहीं आओ। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। बॉस ने आपको 2 घर दे दिए, 2 घर दे दिए, नहीं नहीं नहीं, बॉस ने आपको घर के साथ फर्नीचर भी दे दिया, तो रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। तो बॉस ने दिया आपको घर के साथ फर्नीचर भी दे दिया ना, तो घर का ट्रीटमेंट तो वैसे ही होगा जैसे होता आ रहा है। फर्नीचर के ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे मैं बताऊं। फर्नीचर के ट्रीटमेंट में आप देखेंगे वो फर्नीचर ओन्ड है कि हायर्ड है। यदि वो फर्नीचर, क्या बोला, यदि वो फर्नीचर ओन्ड है तब तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट विल बी टैक्स। और यदि वो फर्नीचर हायर्ड है तो जितना बॉस का हायर चार्जेस लग रहा है दैट शैल बी टैक्स। ओन्ड है तो जितना, और 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और यदि हायर्ड है तो 10 जितना बॉस का हायर चार्जेस लग रहा है। बच्चे जबर क्या करते आएंगे एग्जाम में, करते आएंगे 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और हायर चार्जेस। ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं। यदि ओन्ड है तो 10% ऑफ ओरिजिनल और हायर्ड है तो हायर चार्ज, तो अलग अलग सिनेरियो है। ध्यान रखिएगा 10% ऑफ ओरिजिनल। और दूसरी बात भी ध्यान रखिएगा कि, दूसरी बात भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप का बॉस ने आपको फर्नीचर दिया है ना, तो फर्नीचर मतलब वो नहीं जो लकड़ी से बना है, का बेड, कबर्ड या ये सब चीजें, ये सब चीजें फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर की यहाँ पे डेफिनेशन है ऑल हाउस होल्ड आइटम्स। तो बॉस ने दिया आपको, घर के लिए बेड दिया है, घर के लिए कबर्ड दिया है, घर के लिए सोफा सेट दिया है, ऑल दीज आर फर्नीचर। घर के लिए फर्नीचर, घर के लिए टीवी दिया है, रेफ्रिजरेटर दिया, ओवन, ये भी फर्नीचर है। ऑल हाउस होल्ड आइटम्स आर ट्रीटेड एज फर्नीचर। बात क्लियर? नाइस, नाइस, नाइस। आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। अरे सर सही है, अरे सही है, देखो पहले से येलो किया हुआ, ध्यान दिया तुमने। नेक्स्ट, यदि बॉस ने आपको कंसेशनल रेट पे घर दे दिया, कंसेशनल रेंट पे घर दे दिया मतलब, कंसेशनल रेंट पे घर मतलब बॉस ने आपको एक घर दिया है लेकिन फ्री में नहीं दिया। उस घर का रेंट बनता है 25,000 रुपया पर मंथ, बॉस आपको देता है 3,000 रुपये, 3,000 रुपया पर मंथ में बॉस ने आपको घर दिया। दिस इज वेरी पॉपुलर प्रोजेक्ट। मार्केट में आरएफए से ज्यादा सीआरए ज्यादा चलता है, एग्जाम्स में सीआरए से ज्यादा आरएफए ज्यादा चलता है। तो ये एकेडमिक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यदि कंपनी ने आपको कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन दिया है तो उसका ट्रीटमेंट होगा कि पहले आप उसको आरएफए की तरह निकाल लीजिए, उसमें जो फर्नीचर की वैल्यू वैल्यू जोड़नी है जोड़ लीजिए, फिर उसमें से जितना भी आप अपने एम्प्लॉयर को रेंट देते हैं उतना माइनस कर लीजिए। तो फर्स्ट कैलकुलेट आरएफए, नेक्स्ट ऐड फर्नीचर फैसिलिटी एज यूजुअल, लेस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। जितना एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को रेंट दिया उतना माइनस कर लीजिए। नेक्स्ट, अब जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा नया है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा क्या बताऊँ, बहुत ही अलग है। आपने क्या किया, आपने अभी तक किया कि फर्नीचर के केस में हम लोग 10% ऑफ सैलरी बनाए नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा ही होनी है, तो 10% ऑफ सैलरी। अब लॉ ने यहाँ पे क्या गंदा काम किया, क्या मतलब, धन्य ये लोग, किसी किसी जन्म में लोग सिंपल लॉ नहीं बना पाए, क्योंकि इनको रह रहे थे इनके दिमाग में आता अच्छा फायदा हो रहा है, अच्छा इसको सिखा। 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि लास्ट ईयर तुम्हारा आरएफए कितना टैक्सेबल होगा। इस साल मेरी सैलरी 50 लाख है, 50 लाख का 10% 5 लाख कर दीजिए टैक्स। बोला नहीं नहीं, एक बात बताओ, तुम्हारा लास्ट ईयर सैलरी कितना था। हमने बोला लास्ट ईयर तो सैलरी 50 लाख ही था, इंक्रीमेंट बॉस ने दिया नहीं है। बोला अच्छा, तो 50 लाख का 10% लास्ट ईयर भी टैक्सेबल हुआ था। हाँ, लास्ट ईयर भी 5 लाख ही टैक्सेबल हुआ था। लॉ बोलता है एक मिनट तुम ये प्रोविजन पढ़ो। लॉ बोलता है
where the accommodation is owned by the where the accommodation is owned by the employer or taken on rent by the employer, and the same accommodation is continued to be provided to the same employer for more than one previous year, तो फिर उसकी perquisite होती shall be lower of the two. Amount calculated as per the regular provision. तुम्हारा रेगुलर प्रोविजन से कितना आ रहा है? तो आ रहा है 50 लाख का 10%, 5 लाख, और जितना तुम्हारा लास्ट ईयर टैक्सेबल हुआ था इनटू इंडेक्स फॉर द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द लास्ट ईयर, इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एकोमोडेशन वाज इनिशियली प्रोवाइडेड. इस तरीके से जो आपका आएगा ना, दैट विल बी टैक्स. सर एक बात बताए, कुछ समझ में नहीं आया, अनगोटा दिखाओ भाई, सच में तुम्हें समझ में नहीं आया. मैं बताता हूँ. ये प्रोविजन आया था 23-24 में, और ये बोले कि 23-24 में आपको सपोज कोई घर दिया गया, लेके आओ डेटा. 23-24 में आपको एक घर दिया गया, उस समय आपकी सैलरी थी 40 लाख, उस समय टैक्स हुआ था 4 लाख. ठीक है. अब 25-26 में आपकी सैलरी बाउंस होते होते बढ़ गई है 70 लाख. ठीक है. तो हिसाब से इस साल कितना टैक्सेबल होना चाहिए? 70 लाख का 10% 7 लाख. लॉ बोलता है रुक जाओ, इस साल थोड़ा चेंज होगा. पहले बताओ, तुम्हारा उसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो? हाँ. बॉस ने वही घर दिया हुआ है कि नया घर दे दिया? नहीं, वही घर दिया हुआ है. वो वही घर है. तो उस समय कितना टैक्सेबल हुआ था? 4 लाख. उस समय इंडेक्स कितना था? प्राइस इंडेक्स 348. अभी प्राइस इंडेक्स कितना है? सपोज 372. हाँ. तो इस समय तुम्हारा टैक्सेबल होगा. अभी करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स कितना, थोड़ा बताना. वो पढ़े लिखे लोग, थोड़ा करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स बताना. हे ईश्वर, करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स किसी को नहीं पता. इसलिए ना, क्योंकि इंडेक्सेशन फैसिलिटी घट गई, इसलिए इंडेक्सेशन किसको याद ही नहीं होता. मैं तुम्हें करंट ईयर का इंडेक्स 360 समथिंग. तो ये इंडेक्स है 363. तो यहाँ पे आपका आ गया कितना? 363. तो भाई साहब 4 लाख इंटू 363 डिवाइडेड बाई 348, ये कितना हो गया? 4,70,000. तो लॉ मालूम क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है इस साल 7 लाख टैक्सेबल नहीं होगा, इस लाख 4,17,000 रुपए टैक्स. इस साल 4,17,000 रुपए टैक्स. सर ये तो एकदम नया बात है. एकदम नया बात है. सुन लिया ना, ध्यान से सुन लिया, अंगूठे लगा दिए कि अभी तक बड़ी बड़ी आंखों से देख ही रहे हो क्या हो रहा है. मतलब एक तरफ देखो कैपिटल गेन से इंडेक्सेशन फैसिलिटी हटा रहे हैं. बोला नहीं नहीं, झंझट मत डालो, चीजें तो सब. एक तरफ वहां से इंडेक्सेशन हटा रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं. ये ड्रामा नहीं है? बताओ. हाँ, बच्चा कितना फालतू पड़ेगा. तो बोलते हैं यदि वही एम्प्लॉयर है, वही एम्प्लॉई है, वही हाउस है, वही एम्प्लॉयर, वही एम्प्लॉय, वही हाउस, तो जो 23-24 में टैक्सेबल हो जाए, मतलब जब आपको घर ओरिजिनली अलॉट हुआ था उस समय जितनी आपकी टैक्सेबल परक्विजिट हो गई है, उसी का इंडेक्सेशन करके अब जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू, या फिर करेंट प्रोविजंस के अनुसार आपकी जो परक्विजिट आती है दैट वैल्यू, विच एवर इज लोअर. तो वैसे तो एम्प्लॉय के लिए फायदे का चीज है, विच एवर इज लोअर टैक्स हो रही है. लेकिन इतना कॉम्प्लिकेशन क्या कर रहे हैं? सबको क्लियर हो जाए. आप आगे बढ़ते हैं. यदि बॉस ने आपको होटल फैसिलिटी दे दी है, तो होटल फैसिलिटी मतलब ये मत समझना कि आप मुंबई में काम के लिए गए, बॉस ने आपको होटल दे दिया, तब तो दिस इज नॉन टैक्सेबल. क्योंकि आप ऑफिस से काम से गए और होटल में रुके तो टैक्स इस बात का. दूसरी तरफ आप छुट्टी में घूमने गए और बॉस ने आपको होटल फैसिलिटी दे दिया, दैट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल. क्योंकि लीव में जब आप घूमने जाते हो तो उस समय लीव ट्रैवल कंसेशन तो है, लीव स्टे कंसेशन नहीं है. तो सर ये कौन सा होटल फैसिलिटी है? ये है होटल एकोमोडेशन. जब आपको रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था तो बॉस ने आपको परमानेंटली होटल में ठहरा दिया.
मतलब आप हमारी कंपनी में 2 साल 3 साल काम करोगे और 3 साल तक आप होटल में ही रहोगे, तो इसको बोलेंगे क्या, होटल एकोमोडेशन। बॉस ने भी आपको होटल एकोमोडेशन दिया है तो उसकी टैक्सेबल परक्विजिट होगी। पहली बात, यदि बॉस ने आपको 15 दिन के लिए होटल फैसिलिटी दिया है तो दिस इज नॉन टैक्सेबल। If the hotel accommodation has been provided for 15 days, it is non-taxable. After 15 days, the taxable perquisite shall be 24% of salary or rent paid by employer, whichever is lower. कितना? 24% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर whichever is lower. ध्यान रखिएगा यहाँ पे सैलरी मतलब सेम एज आरएफ, ठीक है, और यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ द सिटी से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, यदि कंपनी आपके बिहाफ में आपका इंश्योरेंस प्रीमियम दे रही है तो हम पूछेंगे कौन सा इंश्योरेंस प्रीमियम दे रही है, इज इट मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस? आपने बोला मेडिकल इंश्योरेंस, तो भैया मेडिकल इंश्योरेंस इज एग्जेम्प्टेड। आपने बोला लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस भैया टैक्स। तो कंपनी आपके बिहाफ में मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड, और लाइफ इंश्योरेंस दे रही है तो फुल्ली टैक्स। आपके बिहाफ में आपके फैमिली मेंबर के, लेकिन दी कंपनी आपके बिहाफ में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रही है तो दैट शैल बी एक्सेप्टेड। अगली परक्विजिट आ गई गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर। आंसर फुल्ली टैक्स। एथ वर्ड फुल्ली टैक्स। नेक्स्ट, फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। बॉस ने आपके बिहाफ में सर्वेंट फैसिलिटी दे दी, मतलब आपके घर में रामू काका और गंगू भाई ये दोनों बॉस के द्वारा दिए हुए हैं, तो भैया दोनों ही एग्जेम्प्टेड। और सर 7 सर्वेंट दे दिया तो 7 सर्वेंट, तो 7 से 7 एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, समझा? आगे बढ़े, गार्डनर फैसिलिटी। यदि कंपनी ने आपको गार्डनर फैसिलिटी दी है तो लॉ बोलता है कि गार्डनर फैसिलिटी यदि कंपनी आपको देती है तो डिपेंड करता है कि ये हाउस के साथ दिया है कि बिना हाउस के दिया है। क्योंकि यदि आरएफए हैज बीन प्रोवाइडेड, आरएफए इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, then gardener facility given is exempted. In any other case, gardener facility shall be treated as servant facility. तो या तो आप एक बात समझो, मैं गार्डनर फैसिलिटी को बच्चों को याद कराने के लिए थोड़ा सा अतिशयोक्ति कर देता हूँ, मेरे मतलब बहुत ही बुरा लगता है मुझे बोलते समय, लेकिन क्या करूं, बच्चों को याद कराने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो गार्डनर फैसिलिटी को फिर हम लोग बोलते हैं जीएफ, और हम लोग क्या बोलते हैं, जीएफ शैल बी ट्रीटेड एज सर्वेंट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, जीएफ शैल बी ट्रीटेड एज सर्वेंट फैसिलिटी। फिर हम लोग आगे बोलते हैं हाउएवर इफ जीएफ इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, उम्मीद है देखो हमें हमारे एम्प्लॉयर से, इफ जीएफ इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टुगेदर विद आरएफए, if the GF is provided by the employer together with RFA and the RFA is owned by employer, then GF is not taxable. परंतु GF मतलब गार्डनर फैसिलिटी और कुछ नहीं। बात क्लियर? सत्या दिल तोड़ दिया लास्ट में आपने। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, यदि बॉस ने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, जी भीतर रख अपनी शुभम गुप्ता, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कहाँ से सब सच होता? अपने जो मुंह से जो जीभ और टपक रही ना तेरी बाहर, समेट और भीतर डाल। चट्टा गई, कहाँ से सच होता? काश तुम्हें कुछ, छोड़ो अब क्या बोले। वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री। अरे आजा, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। यदि बॉस ने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब बॉस ने आपको 20,000 रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, इन दैट केस इट शैल बी एग्जेम्प्टेड। 20,000 तक का तो इंटरेस्ट फ्री लोन एग्जेम्प्टेड है, लेकिन 20,000 से ऊपर का यदि बॉस ने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, इन दैट केस इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। कौन सा टैक्सेबल? फुल्ली टैक्सेबल। मतलब 20,000 का लोन है तो नो इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल, 22,000 का लोन है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। पहली बात। दूसरी बात, इंटरेस्ट फ्री लोन में आपका लोन पे जो नोशनल इंटरेस्ट है ना, दैट विल बी टैक्सेबल।
और इसके लिए इंटरेस्ट रेट हम लोग लेंगे एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। चौथी बात, लोन यदि आपको बॉस देता है तो आपके मंथ एंड बैलेंस का इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। क्या टैक्सेबल होगा? मंथ एंड बैलेंस का इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। तो यदि बॉस ने आपको 3 जुलाई को लोन दिया तो जुलाई महीने का इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। बॉस ने आपको 27 जुलाई को लोन दिया तब भी जुलाई महीने का इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। बॉस ने आपको 31 जुलाई को लोन दिया तब भी जुलाई महीने का इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल, बिकॉज लोन विल बी कंसिडर्ड एट द एंड ऑफ द मंथ। 31 जुलाई के दिन आपके पास लोन था क्या? हाँ था, तो इट विल बी टैक्स। बात सबको क्लियर? बात सबको क्लियर? अगली बात करें इंटरेस्ट फ्री लोन की बात। आगे बढ़े। यदि आपको किसी स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लोन दिया जा रहा है कि भाई घर में कोई भगवान न करे कैंसर एड्स ऐसी कोई बीमारी आ गई और उसके कारण एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया, तो दिस शैल बी एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। लेकिन फिर यदि उस इंश्योरेंस क्लेम के बदले में, सॉरी उस डिजीज के कारण आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो लॉ बोलता है इंश्योरेंस क्लेम जितना लोन टैक्सेबल हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम जितना लोन टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक अजीबोगरीब घटना घटती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सपोज एक्स एम्प्लॉय है, उसने बॉस से 10 लाख का लोन लिया, उसके घर में कोई कैंसर वाली बीमारी है, लोन लिया। सपोज एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 17%, 12%, तो 12% इंटरेस्ट यहाँ पे होता है। लेकिन सिंस ये लोन कैंसर के लिए लिया गया है तो दिस इज नॉट टैक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जुलाई महीने में ये बात हुई। नवंबर महीने में इसको इंश्योरेंस कंपनी वालों ने 4 लाख रुपया दे दिया। जैसे इंश्योरेंस कंपनी से 4 लाख मिला, इसने अपना बॉस का लोन चुका दिया, 4 लाख रुपया लोन चुका दिया। अभी लोन कितना है? 6 लाख। 10 लाख का लोन था, 4 लाख चुका दिया, 6 लाख लोन है। तो लॉ लॉ मालूम क्या बोलता है? लॉ अजीबोगरीब बात बोलता है। लॉ बोलता है लोन कितना है? हमने बोला 6 लाख। इंश्योरेंस क्लेम कितना था? बोला 4 लाख। बोला विच एवर इज लोअर, 4 लाख का इंटरेस्ट विल बी टैक्स। विच एवर इज लोअर, उसके ऊपर नोशनल इंटरेस्ट विल बी टैक्स। तो आप ये लोन चुकाते नहीं तब भी वही बात रहता, 10 लाख का लोन और 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम, विच एवर इज लोअर शैल बी टैक्स। दैट इज द अजीबोगरीब प्रोविजन है ये लॉ का, बस इसको ऐसे ही पढ़ना है। सबको क्लियर? सबको क्लियर? आगे यदि आपको कंसेशनल इंटरेस्ट लोन मिल रहा है, कंसेशनल इंटरेस्ट लोन, इन दैट केस जो जैसे आप इंटरेस्ट फ्री लोन निकाल रहे थे पहले वैसे निकालिए, और फिर उस इंटरेस्ट फ्री लोन की परक्विजिट जो आई उसमें से जितना इंटरेस्ट आपने एम्प्लॉयर को दिया है दैट शैल बी एग्जेम्प्टेड एंड द रिमेनिंग इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। तो पहले आप इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह निकाल लीजिए, लेस इंटरेस्ट पेड बाय द एम्प्लॉय माइनस करके द रेस्ट विल बी। ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट रेट लेने का है एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है मंथ एंड बैलेंस लोन। अगले प्रोविजन में आ जाइए। अगले प्रोविजन का नाम है मूवेबल एसेट गिवन फॉर यूज। कंपनी ने आपको कोई एसेट यूज करने के लिए दिया है, तो यदि कंपनी ने आपको कोई लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया है तब तो दैट इज एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। इसके अलावा कंपनी ने यदि आपको कोई एसेट यूज करने के लिए दिया है तो उसका ट्रीटमेंट होगा कि आप जैसे फर्नीचर को कर रहे थे ना वैसे ही आप पे कर देना। यदि वो एसेट ओन्ड है तब तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, और यदि वो एसेट हायर्ड है तो जितना एम्प्लॉयर उसके लिए रेंट दे रहा है दैट शैल बी टैक्सेबल परक्विजिट इन योर हैंड। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेल ऑफ एसेट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसेट सेल कर दिया, उसका कोई लैपटॉप था पुराना वाला, उस लैपटॉप की कीमत थी 10 लाख रुपया, ज्यादा हो गया क्या, 4 लाख रुपया। तो कंपनी ने वो 4 लाख का लैपटॉप अपने एम्प्लॉय को 25,000 में दे दिया।
तो इट्स अ बिग परक्विजिट फॉर द एम्प्लॉय। तो लॉ बोलता है ये टैक्सेबल परक्विजिट। हाउ टू वैल्यू दिस परक्विजिट? तो पहले जो एसेट एम्प्लॉय को दी गई है उसका आप रिटन डाउन वैल्यू निकालिए। तो बताओ लैपटॉप कितने का था? 4 लाख का। कितने साल पुराना था? 2 साल पुराना। तो आज उसकी रिटन डाउन वैल्यू कितनी हो रही है? सपोज आज उसकी रिटन डाउन वैल्यू हो रही है 1 लाख। तो 1 लाख का लैपटॉप आपको कितने में मिला? 25,000 में। तो 75,000 इज योर टैक्सेबल। बात क्लियर? तो सर ये रिटन डाउन वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपने तो बोल दिया सपोज 1 लाख, निकालेंगे कैसे? तो डिपेंड करता है ये एसेट कौन सी है। यदि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, यदि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तब तो 50% डेप्रिसिएशन मारते हुए हम लोग WDV मेथड से उसकी रिटन डाउन वैल्यू मानेंगे। तो 4 लाख का लैपटॉप था, कितने साल यूज हुआ था? 2 साल। तो पहले साल WDV मारे 50% की रेट से तो आया 2 लाख, फिर 50% मारे तो 2 लाख का 1 लाख। 1 लाख का लैपटॉप आपको कितने में मिला? 25,000। 75,000 विल बी टैक्स। नेक्स्ट, यदि वो कंप्यूटर की जगह कार हो तो भैया ऐसे में WDV निकालते समय हम लोग 20% WDV मेथड से मारेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से मारेंगे। और इसके अलावा यदि वो कोई और एसेट हो लाइक फर्नीचर, तो भैया ऐसे में 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से उससे पहले हम लोग WDV निकालेंगे और WDV निकालने के बाद परक्विजिट की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट परक्विजिट इज मेडिकल फैसिलिटी योर फेवरेट। यदि बॉस आपको मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, बॉस आपको क्या दे रहा है? बॉस आपको मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, तो हम लोग पूछेंगे मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में है या इंडिया के बाहर है? एक मिनट, एक बच्चे का हल्का सा डाउट आया, वो क्या बोल रहा था? टैक्सेबल का वो पता नहीं क्या पूछा, वापस से बोलना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए भैया मैंने बोला ना 50%, और अदर देन इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कार के लिए 20% और बाद बाकी आइटम के लिए 10%। अब तुम बोलोगे सर हमारा इलेक्ट्रॉनिक ही कार है, तो बताइए क्या करे? 50% करे ये 20% करे? तो भैया लॉ बोलता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मतलब डेटा प्रोसेसिंग आइटम। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कार इज नॉट अ डेटा प्रोसेसिंग आइटम, तो उसमें 20% ही देंगे। बात क्लियर? दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक नहीं इलेक्ट्रिक कार। और दूसरी बात जो पूछ रहा है कैमरा के लिए, तो भैया कैमरा यदि डेटा प्रोसेसिंग आइटम की कैटेगरी में आता है तो 50%, और यदि आप उसको एज्यूम कर लो कि इट इज नॉट अ डेटा प्रोसेसिंग आइटम तो फिर वहां पे 10% चलेगा। आगे बढ़े, 10% कर सकते। नेक्स्ट, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी यदि आपको दिया जा रहा है तो हम पूछेंगे वो मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में है कि इंडिया के बाहर है। यदि वो मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में है तो 6 बातें दिमाग में रखो। पहली बात, यदि मेडिकल फैसिलिटी अपने ही ऑफिस में दी जा रही है, ऑफिस में एक छोटा सा फर्स्ट एड रूम बना दिया गया है, तबीयत खराब हो तो जाके वहां पे आधे घंटे सो जाओ, वहां पे एक प्यारी सी नर्स है, वो तुम्हारे ऐसे इंजेक्शन डाल के थोड़ा सा पानी वानी चढ़ा देगी, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसी फैसिलिटी यदि बॉस दे रहा है तो दैट इज एग्जेम्प्टेड फैसिलिटी। या फिर बॉस का अपना ही एक हॉस्पिटल है, कभी बीमार लगे तो हॉस्पिटल होते हुए आओ, घूम घाम के आओ, तो वो हॉस्पिटल की फैसिलिटी विल बी आल्सो एग्जेम्प्टेड। बॉस का अपना हॉस्पिटल, अपना नर्सिंग होम हो तो एग्जेम्प्टेड। इसके अलावा बॉस ने दी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया, तो भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी कहाँ होती है? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटी हा इज नॉन टैक्स। ठीक है, कोई बहुत ही सीवियर डिजीज हो जाए तो लॉ फिर सेंटिमेंटल हो जाएगा, बोले ना ना छोड़ दो इसको, एग्जेम्प्ट कर दो। तो एम्प्लॉय को यदि कोई बहुत ही सीवियर डिजीज है, एम्प्लॉय है उसकी फैमिली को, तो सीवियर डिजीज का ट्रीटमेंट इज एग्जेम्प्टेड। सीवियर डिजीज मतलब मैं बच्चों को याद कराने के लिए बोलता हूँ सीए मतलब कैंसर, एड्स एसेट्रा। ठीक है, मुझे माफ करना सीए इंस्टीट्यूट, लेकिन ये सब बच्चों को याद कराने के लिए बोलना पड़ता है। आगे आते, मैंने बता दिया अपने ही हॉस्पिटल में मैडम को बैठाया हुआ है, इलाज करवा लो। अपना ही हॉस्पिटल है, अपना ही या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या फिर कोई स्पेसिफाइड डिजीज है। 4 बता दिया, 2 और बता दिया।
यदि बॉस आपको कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपके बिहाफ में देता है, आपकी फैमिली के बिहाफ में, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्टेड 5। इसके अलावा यदि बॉस आपको कोई भी रिम्बर्समेंट देता है तो दैट शैल बी फुल्ली टैक्स। इसके अलावा बॉस आपको कोई भी रिम्बर्समेंट देता है तो दैट शैल बी फुल्ली टैक्स। 6 बातें खत्म, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया खत्म। इन इंडिया में एक बात और बता दूं, मैंने आपको क्या बोला कि आपका मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में अपना भी करा सकते हो, अपनी फैमिली का भी करा सकते हो। तो यहाँ पे फैमिली मतलब क्या? तो यहाँ पे फैमिली मतलब होती है, फैमिली मतलब क्या होती है? फैमिली मतलब होती है स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर, डिपेंडेंट पेरेंट्स। बात क्लियर? ऐसे देख लो, आप, आपकी वाइफ, आपका बच्चा, घेरा बंद। ये इंडिपेंडेंट हो डिपेंडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो फैमिली है। इसके अलावा आपके ब्रदर सिस्टर और आपके पेरेंट्स, ये हो गई फैमिली की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये फैमिली की डेफिनेशन हो गई फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। आगे बात करें। अच्छा, चिल्ड्रन की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। बच्चा बीमार है, तुम यहाँ पे बच्चे की लिमिट पूछ रहा है। हाँ, तीसरा बच्चा बीमार हो जाए तो इलाज नहीं कराएगा? कैसा इंसान है रे भाई, छी 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 छी। यहाँ पे भी बोलता है चिल्ड्रन की लिमिट, छी छी छी। बट अब अपने बात करें मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। यदि आपको मेडिकल फैसिलिटी इंडिया के बाहर दी जा रही तो हम पूछेंगे भाई साहब बाहर गए कैसे? ट्रैवल बॉस ने दिया, स्टे कहाँ की है, होटल बॉस ने दिया, ट्रीटमेंट कहाँ कराया, हॉस्पिटल किसने दिया, बॉस ने दिया। यानी आप जब आउटसाइड इंडिया जाते हो तो आपको 3 फैसिलिटी मिलती है, स्टे, ट्रैवल, ट्रैवल स्टे एंड ट्रीटमेंट। ट्रैवल पे आइए, फिर स्टे पे, फिर उसमें आइए। ट्रैवल इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बाद में बताएंगे। ट्रैवल फैसिलिटी यदि बॉस आपको देता है आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो 8% के साथ एक केयर टेकर का ट्रैवल फैसिलिटी एग्जम्प्टेड है, परंतु 8% के साथ एक केयर टेकर का ट्रैवल फैसिलिटी इज एग्जम्प्टेड प्रोवाइडेड द gross total income of the employee does not exceed 2 lakh। ग्रॉस टोटल इनकम एम्प्लॉय का 2 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तब जाके एग्जम्प्टेड है। ये साल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले साल गवर्नमेंट ने इसको 8 लाख कर दिया। तो या तो अगले साल 95% इंपॉर्टेंट है या फिर इस साल ये 5% इंपॉर्टेंट है। बात समझ है? तो आपके एग्जाम में क्या है? आपके एग्जाम में बताया ना 2 लाख रुपया है। यदि आप असेसमेंट ईयर 25-26 में हो तो 2 लाख, असेसमेंट ईयर 26-27 में हो तो 8 लाख। तो 2 लाख तक की यदि आपकी जीटीआई है तो एम्प्लॉय का मेडिकल फैसिलिटी के लिए ट्रैवल 8% के साथ एक केयर टेकर का एग्जम्प्ट हो जाएगा। स्टे फैसिलिटी ऑफ 1% एंड 1 केयर टेकर इज एग्जम्प्टेड, नो कंडीशन। एक छोटी सी कंडीशन डाली जिसका कोई सेंस नहीं है। एक्सपेंडिचर मस्ट बी इनकर्ड विद इन आरबीआई सीलिंग। आरबीआई की आज की डेट में कोई सीलिंग नहीं है, यानी पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड है। ट्रीटमेंट फैसिलिटी ऑफ द पेशेंट इज एग्जम्प्टेड। यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं है, नो लिमिट, जितना खर्चा करोगे सब एग्जम्प्टेड। यहाँ पे बीमारी का कोई नाम भी नहीं है कि भैया कैंसर एड्स जैसी बड़ी बीमारी होनी चाहिए। कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी, इसलिए आप यदि फॉरेन चले गए, इलाज करवा लिए, खर्चा बहुत दिया, सपोज आप अपनी कंपनी के बहुत बदले वाले, आपकी सैलरी है 7 करोड़, आपको थोड़ा सा ऐसे खांसी हुआ, उसने बोला भाई तुझे खांसी हो रही, क्या बात है? उसमें भी हमारा कंपनी का एम्प्लॉई है, तुम एक काम करो, जाके इलाज करो। तो आपने 7 करोड़ रुपया लेके इलाज, 7 करोड़ वाले आप एम्प्लॉई है, आप आपकी वाइफ चले गए, इलाज लिए, ट्रेवल पे खर्चा लगा सपोज 20 लाख रुपया, स्टे पे खर्चा लगा सपोज 30 लाख रुपया, और ट्रीटमेंट में खर्चा लगा सपोज 40 लाख रुपया।
तो ट्रेवल का खर्चा तो टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज आपकी सैलरी 2 लाख से ज्यादा है, आपकी टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है। लेकिन स्टे का खर्चा और ट्रीटमेंट का खर्चा एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। बात क्लियर? साउंड की प्रॉब्लम अभी भी है क्या? जैसे बच्चों को साउंड का इश्यू आ रहा है क्या? तो मैं बताऊं, जब थोड़ा बहुत साउंड क्रैक करे ना, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख लो, क्योंकि मैं बताऊं नॉर्मली साउंड क्रैक करने को रीजन नहीं चलती क्लास में, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट फ्लक्चुएट हो जाता है यार, तो 2-4 मिनट का पेशेंस रख लो। क्योंकि तुम लाइव क्लास करने की आदत भूल गए हो ना, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा इंटरनेट किसी किसी एरिया में फ्लक्चुएट हो जाता है। मेरा जब इंटरनेट फ्लक्चुएट होता तो तुम लोग सबको ट्रबल होगी, और यदि तुम्हारी एरिया का ट्रबल फ्लक्चुएट होता तो सिर्फ तुम्हें ट्रबल। आओ वापस से आते हैं, आवाज बढ़े। तो हमने कर लिया मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। अब आओ तुम्हारी फेवरेट फैसिलिटी का नाम है कार फैसिलिटी। तो बॉस ने यदि आपको कार फैसिलिटी दे रखी है, इसका मतलब बॉस ने आपको कार दिया हुआ। कार फैसिलिटी मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो बॉस ने आपको कार दिया है, या फिर कार का मेंटेनेंस दिया है। हो सकता है वो दोनों दे दे। यदि बॉस ने आपको कार फैसिलिटी दी है, साथ ही साथ मेंटेनेंस भी दी है, और कार ऑफिस पर्पज में यूज हो रही है, तब तो नॉन टैक्सेबल। पर्सनल पर्पज में यूज हो रही है, तब तो जितना बॉस मेंटेनेंस दिया सबका सब टैक्सेबल, प्लस कार के लिए 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कार विल बी टैक्स। बॉस ने आपको कार दिया, नहीं, और मेंटेन भी बॉस ही कर रहा है, यूज फॉर बोथ पर्पज। यदि दोनों पर्पज में हो रहा है तो 2400 पर मंथ या 1800 पर मंथ विल बी टैक्स। यदि आपकी इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है, या आपकी कार का इंजन कैपेसिटी 16 हॉर्स पावर तक है, तो 1800 पर मंथ, और 16 हॉर्स पावर से ज्यादा है तो 2400। क्लियर है ना ये बात? अप टू 16 हॉर्स पावर है तो 1800 पर मंथ, 16 हॉर्स पावर से ज्यादा हो गया तो 2400। नेक्स्ट, यदि बॉस ने आपको कार दिया, साथ में मेंटेनेंस नहीं दिया, कार बॉस ने दे दिया, मेंटेनेंस आप खुद कर, तो फिर ऑफिस पर्पज अब तो नॉन टैक्सेबल। पर्सनल पर्पज है तो बॉस ने मेंटेनेंस तो दिया ही नहीं है, सिर्फ कार दी है, तो कार के लिए 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार। यदि बॉस ने आपको जो कार दी है वो दोनों पर्पज में यूज हो रही है, तो लॉ बोलता है 16 हॉर्स पावर से ज्यादा है तो 900 पर मंथ, और 16 हॉर्स पावर तक है तो 600। बॉस ने आपको कार नहीं दी, कार आपकी अपनी है, मेंटेनेंस बॉस ने दिया, वही बात। ऑफिस के लिए दिया तो नॉन टैक्सेबल, पर्सनल के लिए दिया, पूरा का पूरा कार पर्सनल पर्पज में यूज हो रहा है, तब तो मेंटेनेंस विल बी फुल्ली टैक्सेबल। और यदि कार दोनों पर्पज में यूज हो रहा है, बोथ फॉर ऑफिस एज वेल एज पर्सनल पर्पज, तो जितना बॉस आपको मेंटेनेंस दे रहा है ना, उसमें से 2400 पर मंथ माइनस करिए, या 1800 पर मंथ माइनस कीजिए, और रेस्ट ऑफ द परक्विजिट विल बी टैक्सेबल। सिर्फ 2400 1800 पर मंथ माइनस कीजिए, रेस्ट ऑफ द परक्विजिट टैक्सेबल। ठीक है। लेकिन यदि आप एम्प्लॉयर से एक लॉग बुक ले लो, सॉरी, एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट ले लो, और कार की लॉग बुक मेंटेन करो कि मेरी कार कितना परसेंट कहाँ पे यूज हो रहा है, तो यदि आपके पास एक लॉग बुक है जिसके अनुसार कार 70% ऑफिस यूज हुआ है, और बॉस ने सर्टिफिकेट भी कर दिया कि हाँ भाई कार 70% ऑफिस यूज हुआ है, तो फिर आपका 70% अमाउंट डिडक्शन। ये 70% मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला है। हाँ, यदि आपकी लॉग बुक के अनुसार 90% ऑफिस पर्पज यूज हुआ है, बॉस ने सर्टिफिकेट भी दे दिया हाँ 90% मेरा ऑफिस में यूज हुआ है, तो आपको 90% डिडक्शन। You can claim higher deductions if the logbook of the car is maintained and an employer certificate has been obtained. ठीक है, okay. बॉस ने दी कार के साथ आपको ड्राइवर फैसिलिटी दिया है, सॉफ्टवेयर फैसिलिटी,
तो भैया ऐसे में यदि सॉफ्टवेयर फैसिलिटी मिल रही है तो बहुत ट्रीटमेंट बहुत सकता है। यदि वो ऑफिस में यूज हो रहा है तब तो नॉन टैक्सेबल, खाली पर्सनल में यूज हो रहा है तब तो फुल्ली टैक्सेबल लाइक सर्वेंट फैसिलिटी, और यदि बोथ में यूज हो रहा है तो भैया 900 रुपया पर मंथ विल बी टैक्सेबल। हाउ मच? 900 रुपये पर मंथ। यार ड्राइवर 20,000 से नीचे का मिल नहीं रहा है और टैक्सेबल कितना हो रहा है? 900 पर मंथ। तो जब भी आपको अपना सैलरी फ्रेम करने का मौका मिले तो आप बॉस से ड्राइवर तो ले लेना यार। घर में आती फैसिलिटी 20,000 की, टैक्सेबल होता है 900 रुपया। यदि आपको गाड़ी पार्ट ऑफ द मंथ मिली, 16 जुलाई को आपको गाड़ी मिली, तो जुलाई महीना कंसिडर करना है कि नहीं करना है? तो लॉ बोलता है पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी इग्नोर्ड। ये नया बात मालूम पड़ा नालायक को, तुम्हें नहीं पता था ये बात। नेक्स्ट, कन्वेंस फैसिलिटी टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस इज एग्जम्प्टेड। आज तक एग्जाम में नहीं पूछा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बॉस ने दी आपको हॉलीडे होम फैसिलिटी दी है। हॉलीडे होम आपने नाम सुना हो, यदि आप टूरिज्म के शौकीन हो तो ये जब छुट्टियों में जाते हैं ना तो एक ऑप्शन है आपके पास फार्म हाउस में रुक जाइए, एक ऑप्शन है किसी रिसोर्ट में रुक जाइए, एक ऑप्शन है होटल में रुक जाइए, और एक ऑप्शन है आप किसी हॉलीडे होम में रुक जाइए। हॉलीडे होम मतलब किसी बड़ी कंपनी के हॉलीडे होम में रुक जाइए। तो यदि आपके बॉस आपको हॉलीडे होम देते हैं, मतलब कंपनी का ओन्ड फ्लैट है, कंपनी आपको दे दिया रह लो, मतलब आप जब टूरिज्म पे गए 2-3 दिन के लिए गए तो लॉ बोलता है भैया ये तो बहुत जबरदस्त फैसिलिटी है, घूमने जाए और बॉस का फ्लैट मिल गया, आराम से रह लिए। तो बॉस बोलता है, लॉ इसमें बोलता है जो उस हॉलीडे होम का नोशनल मार्केट वैल्यू है उतनी वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। तो सपोज आप छुट्टियों में घूमने वृंदावन गए और बॉस आपका बड़ा धार्मिक इंसान है, वृंदावन में उसने एक कोठी ले रखी है, तो आपने बोले सर राधे राधे मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ। तो बॉस ने बोला वृंदावन जा रहा है? बॉस गदगद हो गया यार। हाँ, बॉस ने बोला कहाँ रहोगे भाई? बोला वही पूछने आया हूँ सर, कहाँ रहूँ? बॉस ने बोला ये चाबी ला दो, जा मेरा कोठी में रह ले। बॉस की कोठी में रह रहे हो बॉस आप? हाँ, उस कोठी को बनाने में बॉस ने करीबन 10 करोड़ का खर्चा किया है। आप यदि वैसी फैसिलिटी मार्केट में लेने जाओगे तो आपका एक दिन का 20,000 रुपया रेंट लगेगा। वो 20,000 रुपया रेंट वाली कोठी में आप वहां पे आराम से 4 दिन रह के आए। आप बड़े राजी राजी आए और बॉस को चाबी लौटाई, बोला सर बहुत आनंद आया, धन्यवाद, राधे राधे। बॉस तो राधे राधे लेके खुश हो जाएगा, ये इनकम टैक्स राधे राधे लेके खुश नहीं होगा। इनकम टैक्स बोले अच्छा 4 दिन कहाँ रहे फिर आप? तो आप बोले बॉस ही कोठी में। अच्छा, हॉलीडे होम, उसकी नोशनल मार्केट वैल्यू कितनी है पर डे की? बोला कम से कम 20,000 रुपया लगता हो उसका, यदि वैसा फैसिलिटी में हम कहीं बाहर रहते तो वो बोलेगा 20,000 इंटू 4, 80,000 रुपये आपकी टैक्सेबल परचेज में ऐड कर देंगे। 80,000 विल बी एडेड टू योर टैक्सेबल परचेज। बात क्लियर? राधे राधे। चलो आगे बढ़ो। बॉस ने यदि आपको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दिया है तो दिस शैल बी टैक्सेबल। जितना आपकी जेब से खर्चा हुआ उतना टैक्स, जितना बॉस की जेब से खर्चा हुआ उतना टैक्स, जितना बॉस की जेब से खर्चा हुआ उतना टैक्सेबल। एक वार्निंग दे देता हूँ, जब जीएसटी में पढ़ते ना तो वहां पे ऐसा पढ़ते कि क्रेडिट कार्ड 2,000 रुपया कुछ ऐसा था, लेकिन वो सब जीएसटी है भाई। इनकम टैक्स में बॉस ने भी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दिया है तो जितना बॉस का कॉस्ट लगा उतना टैक्सेबल। यदि बॉस ने आपको गिफ्ट दिया है तो पूछेंगे गिफ्ट कैसे दिया है, इन कैश या इन काइंड? यदि इन कैश दिया है तब तो फुल्ली टैक्स, और इन काइंड दिया है तो 5,000 रुपया का सालाना गिफ्ट आपको और आपकी फैमिली को मिला के इज एग्जेम्प्टेड, और उसको ऊपर गिफ्ट होने पे टैक्स। तो यदि बॉस ने आपको 1,000 का, आपकी वाइफ को 4,000 का और आपके छोटू को 3,000 का गिफ्ट सब मिला के साल में दिया, तो सब मिला के 1+4+3 8,000 का गिफ्ट मिला है। 5,000 एग्जेम्प्टेड, 3,000 विल बी टैक्स। किसी किसी किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है पूरा 8,000 टैक्स। सर आंखों पे वो भी सही है, क्योंकि लॉ यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, मेरा इंटरप्रिटेशन यही है, मेरी किताब में भी यही है और मैं एग्जाम में भी यही करके आता। 8,000 में से 5,000 एग्जेम्प्टेड, 3,000 टैक्स।
क्लब फैसिलिटी। बॉस ने यदि आपको क्लब फैसिलिटी दी है तो हम पूछेंगे कौन सी क्लब है सर? स्पोर्ट्स क्लब है, हेल्थ क्लब है, तब तो ये एग्जाम्प्टेड है। और कोई क्लब फैसिलिटी है तो ये टैक्सेबल पर और सिंपल नियम है, जितना बॉस का खर्चा लगा उतना टैक्स है। तो सर क्लब मेंबरशिप में तो एंट्रेंस फी भी लगता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन भी लगता है। आंसर इज बोथ विल बी टैक्स। लेकिन एक इसमें लोचा है, यदि कंपनी ने अपने नाम पे मेंबरशिप ले ली है, एम्प्लॉयर ने अपने नाम पे मेंबरशिप ले ली है, इन दैट केस एंट्रेंस फी विल नॉट बी टैक्स, ओनली एनुअल सब्सक्रिप्शन शैल बी टैक्स। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट मेंबरशिप annual subscription will be taxable, and in case of subscription in name of employee, then entrance fee and annual subscription both shall be taxable. बात क्लियर हो गई क्या? बात क्लियर। यदि कंपनी ने आपको ESOP दे दिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में या स्वेट इक्विटी के थ्रू कंपनी के शेयर्स आपको सस्ते में मिल गए, तो भैया जितना सस्ता पड़ा उतना पर क्विंटल। तो सपोज 100 रुपए का शेयर था, मार्केट वैल्यू 100 रुपए थी, कंपनी ने आपको 35 रुपए में ESOP दे दिया, 35 रुपीज पर शेयर, तो आपको 65 रुपीज पर शेयर का बेनिफिट मिला। तो 65 रुपीज पर शेयर विल बी टैक्सेबल पर क्विंटल इन योर। कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा ये बताइए। तो मैं इसमें कोड बना के रखा हूं, आपके काम आएगा। कोड बनाया मैंने, मीट है ना। It shall be taxable when the shares are allotted, but the market value shall be considered as on the date when the option is exercised. तो जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो उस दिन की मार्केट वैल्यू लेंगे, और जब आपको शेयर्स अलॉट होंगे तब ये टैक्सेबल। सही समझ में आया? सपोज आपकी कंपनी ने आपको 1000 शेयर शॉप में दिए, अभी शेयर की कीमत है 12,600, आपको इशू हुए ये शेयर एट द रेट 3,000। 1000 शेयर 12,600 की कीमत है, 3,000 रुपए में आप ले सकते हो इशू प्राइस। कंपनी को आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया 31 मार्च। 31 मार्च को आपने कंपनी को बोला कि सर आई वांट टू परचेज दिस शेयर, लॉक कर दीजिए। कंपनी ने लॉक कर दिया और आपके हाथ में शेयर अलॉट हुआ 7/4/25। सिंस शेयर अलॉट हुआ 7/4/25 को, तो मन में डाउट ये आ रहा है ये 25-26 में टैक्सेबल होगा, ये 24-25 में टैक्सेबल होगा। तो लॉ ने इसको क्लियर किया कि इट शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड। तो शेयर कब अलॉट हुआ? 25-26 में, तो 25-26 में टैक्स। अब इसके मार्केट वैल्यू जो आपने यहाँ पे लिखी है, मार्केट वैल्यू 12,600, ये मार्केट वैल्यू कौन से दिन की लेंगे? तो भैया मार्केट वैल्यू लेंगे, सुन रहे हो, मार्केट वैल्यू लेंगे व्हेन द ऑप्शन इज एक्सरसाइज, यानी मार्केट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड ऑन 31/3/25, लेकिन ये टैक्सेबल होगा इन द असेसमेंट ईयर, सॉरी इन द प्रीवियस ईयर 25-26। सबको क्लियर हो गया ना? जवाब दे दो। इसमें बहुत घनघोर बातें हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। अगले परक्विजिट में आ जाते हैं। परक्विजिट का लास्ट ही है, नाम है लीव ट्रैवल कंसेशन। बॉस आपको छुट्टियों में आपकी छुट्टियां स्पॉन्सर कर रहा है, जाओ घूमने जाओ, जितना भी ट्रैवल का खर्चा सब बॉस देगा। चलो, तो जितना भी ट्रैवल का खर्चा यदि बॉस देता है तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में एडजस्ट। यहाँ पे आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात है, सारी की सारी परक्विजिट इर्रेस्पेक्टिव कि आप ओल्ड रिजीम लेते हो कि न्यू रिजीम लेते हो, टैक्सेबल है। लेकिन इकलौती लीव ट्रैवल कंसेशन ऐसा है जो न्यू रिजीम में टैक्सेबल है, ओल्ड रिजीम में एग्जम्प्ट है। लीव ट्रैवल कंसेशन सेक्शन 10(5) का जो एग्जम्पशन मिलता है ना, वो सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलता है। इन द न्यू रिजीम इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बात याद रहेगी। तो लीव ट्रैवल कंसेशन इज अ वेरी रेयर परक्विजिट। यदि आप ट्रैवल पे घूमने जाते हो, आपके ट्रैवल का खर्चा बॉस देता है, तो जितना ट्रैवल का खर्चा बॉस ने दिया वो एग्जम्प्ट होगा।
तो सर हम ट्रैवल में कौन कौन जा सकते हैं? हम, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, सब जा सकते हैं। आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर एंड आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स, इन सब का ट्रैवल का खर्चा यदि बॉस देता है तो ये एग्जाम्पल। बस एक कंडीशन, ट्रैवल मस्ट बी इन इंडिया में ट्रैवल करोगे तो खर्चा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। यदि आप वो वियतनाम की ट्रिप बना लिया या वो आपने मॉरिशस की ट्रिप बना लिया तो दैट्स टैक्स। दूसरी बात है कि यदि आप मल्टीपल जर्नी करते हो तो आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन से फारदेस्ट पॉइंट तक का ट्रेवल थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट विल बी एग्जाम्प्टेड। यदि आप एयर से जाते हो तो जो भी एयर मोड लेंगे वो एग्जाम्प्टेड है, लेकिन बिजनेस क्लास इज नॉट। भैया बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास दो तो क्लास है। हाँ तो ऐसे समझ लो इकोनॉमी क्लास इज एग्जेम्प्टेड, बिजनेस क्लास इज नॉट। स्टे फैसिलिटी एग्जेम्प्ट कभी नहीं होगी, और वहाँ पे जो साइट सीइंग वाइट सीइंग घूम रहे हो उसकी फैसिलिटी कभी एग्जेम्प्ट, सिर्फ ट्रेवल का एग्जेम्प्ट। यदि आप रेल से जा रहे हो तो आप किसी भी रेल से जाइए, फर्स्ट क्लास, 2 टियर, 3 टियर, किसी में भी जाइए, जिससे आप एक्चुअली जाएंगे उतने तक का खर्चा एग्जेम्प्ट। आप चाहे राजधानी में जाइए, चाहे शताब्दी में जाइए, चाहे तीसरी। तीसरा आया कि यदि आप लॉन्ग ट्रिप में अपनी कार लेके चल दिए और जितना पेट्रोल का खर्चा लगा उतना बॉस से ले लिए, तो लॉ बोलते हैं इतनी दूर ट्रेवल करने के लिए जितना एक अच्छी से अच्छी रेल का फर्स्ट क्लास एसी फेयर जितना होता है उतना तक हम एग्जाम कर देगा। बात तो सपोज यहाँ से दिल्ली टिकट मिल नहीं रहा था, तो यहाँ से दिल्ली तक का लॉन्ग ड्राइव, सॉरी यहाँ से दिल्ली तक का आपका एसी रेल का फेयर, फर्स्ट क्लास एसी का फेयर कितना है? सपोज फर्स्ट क्लास एसी का फेयर है 10,000, तो 10,000 रुपया तक बॉस यदि देता है तो इट इज एग्जेम्प्टेड, और 10,000 से ऊपर देता है तो रेस्ट विल बी टैक्स। अब सपोज कार में आप लोग 4 बैठते हैं तो 40,000 रुपया तक एग्जेम्प्टेड, उसके बाद टैक्स। लीव ट्रेवल कंसेशन की फैसिलिटी आपको 4 साल के ब्लॉक में सिर्फ 2 बार अलाउ है। आपका रिलेवेंट ब्लॉक अभी चल रहा है ये 23-24-25, तो इन 4 साल के ब्लॉक में आप कोई 2 बार ये छुट्टी दे सकते। यहाँ पे जो 4 साल है ये कैलेंडर ईयर के 4 ईयर, जैन 23 से लेके दिसंबर 26 तक में आप जितना ट्रेवल करोगे उतना का में से कोई 2 ईयर का ट्रेवल आपको एग्जाम ओनली 2 ईयर्स। लेकिन यदि आपका प्रीसीडिंग ब्लॉक होली या पार्टली अनअवेल्ड रहेगा तो फिर इन द सब्सीक्वेंट ब्लॉक 1 एक्स्ट्रा जर्नी सन पहला केस लेगा। आप ऑलरेडी 2 ट्रेवल कर रहे हो तो और आपको कोई टेंशन नहीं, एक ट्रेवल किया बाद बाकी समय ट्रेवल नहीं किया, तो फर्स्ट ईयर ओनली फर्स्ट ईयर एक एक्स्ट्रा जर्नी अलाउड। आप पहली बार एक बार भी नहीं तो इस ब्लॉक में फर्स्ट ईयर 20% जर्नी खर्चा अलाउड। लास्ट टाइम आप एक बार भी नहीं गए, इस बार भी आप नहीं गए, बॉस ने आपको 3 साल का खर्चा दिया, कोई 2 साल का एग्जाम, तीनों साल एग्जाम, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ईयर अलाउड होता है ओनली इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, एक तो और यहाँ पे एक अजीबोगरीब दास्तान है जिसको हम लोग बोलते हैं अजीब दास्तां है ये बोल रहा है कि आपका मैक्सिमम 2 ही बच्चे हैं, लेकिन यदि फर्स्ट बर्थ में मल्टीपल बर्थ हो गए तो सेकेंड बर्थ नॉट अलाउड, और यदि फर्स्ट बर्थ में सिंगल बर्थ हो गई और सेकेंड बर्थ में मल्टीपल बर्थ हो गई तो सारे के सारे बच्चे विल बी ट्रीटेड एज 2 चिल्ड्रन। तो पहली बार में 1 बच्चा और दूसरी बार में आपके 3 बच्चे हो गए, तो टोटल 4 बच्चे हुए। चारों बच्चों को आप लेके गए तो चारों के चारों बच्चों का ट्रेवल खर्चा एग्जेम्प्ट होगा।
लेकिन फर्स्ट टाइम में आपके 2 बच्चे हो गए, अगली बार में फिर 2 बच्चे हो गए, तो इस बार भी 4 बच्चे, लेकिन लॉ बोलता अब 4 बच्चे अलाउड नहीं होंगे, बस 2 ही बच्चे अलाउड होंगे जो पहली बार। तो फर्स्ट बर्थ इज अ सिंगल बर्थ, देन सेकेंड बर्थ जितने भी मल्टीपल बर्थ हो ऑल विल बी अलाउड, लेकिन फर्स्ट बर्थ यदि मल्टीपल बर्थ हो गया तो सेकेंड बर्थ के बच्चे नॉट अलाउड। ठीक है, अजीब दास्तां है। तो फाइनली हमारा क्या हो गया, परक्विचिट पार्ट जैसा आज हमने टारगेट किया था फिनिश हो गया। हाउ लॉन्ग इट टुक? इट टुक अराउंड, अच्छा खासा टाइम लिया भाई, बहुत टाइम। हमने करीबन 1 घंटे 10 मिनट लिए। अब यहाँ पे ब्रेक के तौर पे हम लोग लेते हैं परक्विचिट का सॉन्ग टैच म्यूजिक। हमारे कौशल प्रजापति को बहुत पसंद है टैच म्यूजिक, तो वी आर डूइंग। और कुछ तो ऐसे बदमाश बदमाश बच्चे हैं जो ये गाना गाते हैं तो ओरिजिनल गाना गा देते हैं, ओरिजिनल गाना नहीं, ये वाला गाना गाना। आओ, नजर आ रहे हैं, साथ में गा पाओगे? हाँ गाएंगे। तो मैं पहले तुम्हें धुन बता दूं, धुन है हमारी हम्म, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। तो 2 मिनट अपने अभिजीत होस्ट के लिए ओरिजिनल गाना गाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसके टैक्स वाले गाने में आएंगे। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हसी लबों की लाली को। तुम मेरे हो, हाँ मेरे हो, आज तुम इतना वादा करके जा, चुरा लिया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। सबको क्लियर? इसी पे अपने को लेके आना है। यहाँ पे 15% लिखा हुआ है, वो पुराना प्रोविजन है, आप इसको 10% रीड करिएगा। हाँ, आर एफ में 10% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सर्वेंट पर सारे के सारे है फुल्ली टैक्सेबल। गार्डन है दिया अपना घर भी दिया, तो फिर गार्डन को दे दे तुम एग्जम्पशन। आरएफए में 15, आरएफए में 10% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल। आया थे यहाँ तक? आओ वापस लेके आते। गिफ्ट इन काइंड 5,000 तो छोड़ के टैक्स करो, सुपर एनिवेशन 1.5 लाख तो छोड़ के टैक्स करो। गिफ्ट इन काइंड 5,000 तो छोड़ के टैक्स करो, सुपर एनिवेशन 1.5 लाख तो छोड़ के टैक्स करो। एसेट यूज करने पे 10% ऑफ कॉस्ट करो, एसेट सेल में WDV कैलकुलेट करो। होटल फैसिलिटी 24% सैलरी, पर 15 दिन का दे देना तुम एग्जम्पशन। RFA में 15% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, मेडिकल 15,000 तो छोड़ के टैक्स करो। नहीं यार, ये प्रोविजन भी पुराना है। मेडिकल 15,000 के ऊपर कोई जमाने में एग्जाम था, अब ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। मेडिकल, मेडिकल को MIP एग्जेम्प्टेड, LIP को टैक्स करो, सुपर एनिवेशन 1.5 लाख को छोड़ के टैक्स करो। MIP एग्जेम्प्टेड, LIP को टैक्स करो, सुपर एनिवेशन 1.5 लाख को छोड़ के टैक्स करो। खेल कूद को छोड़ के सारी क्लब को टैक्स करो,
शॉप के शेयर मिले तो कंसेशन को टैक्स करो, लीव ट्रेवल जो मिले, फैमिली भी चले, तो फिर दो बच्चों का दे देना तुम में जॉनसन। RFA में 50, RFA में 10% सैलरी, कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सर्वेंट सारे के सारे हैं फुल्ली टैक्सेबल। बात यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? सबको क्लियर? चलो आगे बढ़े। अभी परक्विजिट के बाद हमारा बहुत सारा प्रोविजन बाकी है, परंतु समय सीमा रेखा के अंदर ही रहना पड़ेगा। और आज ये समय सीमा बोल रही है कि भाई साहब मैक्सिमम हम लोग 5 मिनट और, क्या बोलते हो? 1 क्लास और सैलरी की बाद में रख ले, आज यहीं पे ओवर करे। गिव योर वोटिंग्स। ओके चलो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।